नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी समस्या तृणमूल कांग्रेस के सामने ये चल रही है कि ममता बनर्जी वर्तमान समय में विधानसभा की सदस्य नहीं है। आप सब जानते हैं कि नंदीग्राम में वो चुनाव हार गई थी और नंदीग्राम में जब वो चुनाव हार गई थी शुभेंदु अधिकारी के सामने, तो एक बड़ा संकट था कि ममता बनर्जी नैतिक रूप से अपनी हार मानते हुए या तो किसी और को चीफ मिनिस्टर बना दें या फिर वो खुद ही मुख्यमंत्री बन जाएं बिना विधायक हुए ही। और इसके सामने बड़ा एक सिंपल सा एक विकल्प था कि 6 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में जीतकर ममता बनर्जी आसानी से विधानसभा की सदस्य बन जाएंगी। लेकिन अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में एक घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसकी वजह से तमाम हालात ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं ममता बनर्जी विधायक बन भी पाएंगी या नहीं। क्या उन्हें समय से पहले इस्तीफ़ा देना पड़ेगा? क्या वो अपना कोई उत्तराधिकारी बनाकर उसे मुख्यमंत्री बना देंगी या फिर वो फिर से कंटिन्यू करेंगी किसी और तरीके से? कुछ विकल्प उनके सामने क्या हो सकते हैं। देखिए, एक तो विकल्प ये हो सकता है कि वे उपचुनाव जीतें, क्योंकि इस समय 7 विधानसभा सीटें हैं पश्चिम बंगाल में जो खाली हैं और जिनके उपचुनाव होने हैं। सीधा सिंपल सा फंडा है कि चुनाव आयोग वहाँ पर 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव आयोग को वहाँ पर उपचुनाव कराना है और उन सीटों को भरना है और ममता बनर्जी वो चुनाव जीत लें और उसके बाद वो बन जाएं विधायक। सिंपल सी बात है। लेकिन उत्तराखंड में जो घटनाक्रम अभी हाल ही में हुआ, जैसे कि तीरथ सिंह रावत को स्टेप डाउन करना पड़ा, इस्तीफ़ा देना पड़ा, क्योंकि वो 6 महीने के भीतर नहीं बन सकते थे। हालांकि उनका पीरियड सितंबर में ख़त्म होना था और ममता बनर्जी का 5 नवंबर तक है। तो वहाँ पर चुनाव आयोग ने ये कह दिया, इंडिकेशन दे दिया कि उत्तराखंड की 2 और उत्तर प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर हम उपचुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं अगले साल के शुरुआत में ही। तो इतने कम समय में लगातार 2 चुनाव कराना सही नहीं है। जब चुनाव आयोग ने कह दिया तो पार्टी ने बुलाया उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत को। जेपी नड्डा ने कहा कि भाई उपचुनाव संभव नहीं है, आप विधायक नहीं बन सकते हो, इसलिए अब आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और फिर पुष्कर सिंह धामी को वहाँ चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। ये एक फार्मूला बीजेपी ने अपना निकाला। लेकिन जो राजनीति के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस फार्मूले से कमाल कर दिया है बीजेपी ने और एक तीर से 2 शिकार कर दिए हैं। एक तो उत्तराखंड की समस्या से समाधान पा लिया, क्योंकि अगर तीरथ सिंह रावत विधायक बनते तो फिर उनकी लोकसभा सीट पौड़ी गढ़वाल खाली हो जाती, उन्हें फिर वहाँ पर उपचुनाव होता लोकसभा का और बीजेपी के लिए वो भी मुश्किल होती। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी को ये लगा कि अगर हम तीरथ सिंह रावत को बलि का बकरा बना दें तो इसके बाद ममता बनर्जी को भी हम स्टेप डाउन करने के लिए एक मौलिक रूप से उन पर दबाव बना सकते हैं कि भाई देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं हुआ उसी तरीके से उपचुनाव हम पश्चिम बंगाल में भी नहीं करा पा रहे हैं और अब आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी 4 साल का समय है, लगभग पूरे 5 साल का समय है और उपचुनाव तो होगा। अब नहीं होगा और 4-5 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, लेकिन उपचुनाव तो कराना पड़ेगा। लेकिन अगर नवंबर तक उपचुनाव नहीं कराता है चुनाव आयोग तो क्या परिस्थिति बनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी के खासम खास हैं सौगत राय। हालांकि टीएमसी में उनकी जो घाघ बना है उसके लिए वो काफ़ी मशहूर रहते हैं। सौगत राय सांसद हैं उनके और प्रवक्ता भी हैं, पार्टी के बुजुर्ग नेता हैं। उनका एक बयान आया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में उपचुनाव नहीं भी होता है तो उसके बाद भी ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी रहेंगी। कैसे? उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि 5 नवंबर तक अगर उपचुनाव नहीं होता है तो ममता बनर्जी 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दे देंगी और फिर से शपथ ग्रहण कर लेंगी। उन्होंने साफ कर दिया है ये। और जो सौगत राय ने कहा है तो इसका मतलब इस मुद्दे पर ममता बनर्जी से उनकी बात हो चुकी है और ममता बनर्जी ये मन बना चुकी है। कई वेबसाइट्स ने और कई मीडिया हाउसेज ने यह खबर आज चलाई भी है कि सौगत राय ने ये कोट किया है, साफ कहा है कि अगर ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाती हैं, उपचुनाव नहीं होता है, तो फिर वो इस्तीफ़ा दे देंगी और दोबारा शपथ ग्रहण कर लेंगी और फिर 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर वो बनी रह सकती हैं। कुछ ऐसा कानून का प्रावधान है कि एक ही व्यक्ति दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। इसमें एक और ऑप्शन भी है।
विधान परिषद का। आप सब लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद नहीं है। 70 के दशक से पहले यहाँ विधान परिषद हुआ करती थी आज़ादी के बाद, लेकिन जब 70 के दशक में यहाँ यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो उन्होंने विधान परिषद को ये कहकर ख़त्म कर दिया कि ये एक फालतू का खर्चा है और इसमें लोग ऑब्लिगेशन देते हैं और जो एमएलसी चुने जाते हैं वो एक बोझ है सिस्टम पर, सेटअप पर। और बड़ा आदर्शवादी एक डिसीजन लेते हुए उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया था कि भाई यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है एमएलसी की, और तब से यहाँ एमएलसी नहीं होते। लेकिन 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने कहा कि एमएलसी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा सकते। कुछ माइंडेड लोग हैं और हमारे कुछ बुजुर्ग नेता हैं, उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता। जो सक्षम नहीं है सक्रिय राजनीति करने में इस तरह की, या लोगों के यहाँ घर घर जाकर वोट मांगने में, जो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकते, उन्हें एमएलसी चयनित कराया जा सकता है। और ये एक अच्छा सेटअप है। देश के कई राज्यों में ऐसा है जहाँ पर एमएलसी होता है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में तो 100 एमएलसी होते हैं और एक अलग से उसकी मीटिंग होती है और बहुत इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश में तो एमएलसीज। तो ममता बनर्जी ने पहले 2 कार्यकाल में तो वो नहीं कर पाई, लेकिन अब जब तीसरे कार्यकाल में चीफ मिनिस्टर बनी तो उन्होंने सबसे पहला यही काम किया कि विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराया कि फिर से विधान परिषद का गठन किया जाए पश्चिम बंगाल में। ये प्रस्ताव वहाँ पारित हो चुका है और इस प्रस्ताव को अब मंजूरी मिलनी है गवर्नर के थ्रू संसद की। और अब संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है 19 जुलाई से, और टीएमसी कोशिश कर रही है कि इसी संसद के सत्र में यहाँ पर प्रावधान करा दिया जाए विधान परिषद का, और अगर संसद से मंजूरी हो जाती है तो फिर ममता बनर्जी आसानी से एमएलसी बन सकती हैं। मैं आपको बताऊं कि जो संकट ममता बनर्जी के सामने अब पेश आया है, यही संकट अभी 2 साल पहले उद्धव ठाकरे के सामने था। उनकी चीज़ थोड़ी सी टेक्निकल थी। कैसे? उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर 2019 को शपथ ली थी और उन्हें 28 मई 2020 से पहले पहले विधायक बनना था, चूँकि वो विधानसभा का चुनाव तो लड़े नहीं थे। और उन्होंने ये सोचा कि एमएलसी बन जाते हैं। एमएलसी की कुछ सीटें वहाँ खाली भी चल रही थी, मेरे ख्याल में 8-9 सीटें खाली चल रही थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही कोरोना का काल शुरू हुआ, 2-3 महीने के बाद ही कोरोना एंटर कर गया और हालात पूरे देश में ऐसे बन गए कि भाई चुनाव कैसे करा ले, कोरोना से जान बचानी मुश्किल थी। महाराष्ट्र और मुंबई में तो सबसे ज़्यादा प्रकोप था इसका। वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने 9 एमएलसी सीटें खाली पड़ी थी, उसके चुनाव की, उपचुनाव की संस्तुति नहीं की। उद्धव ठाकरे उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आप प्लीज़ संस्तुति कर दें तो जिससे कि मैं एमएलसी बन जाऊं। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि नहीं ठाकरे साहब, आपको नचाता हूं मैं अच्छी तरह से और आपको एमएलसी नहीं बनने दूंगा। तो कुछ ऐसा ही उनके मन में चल रहा होगा। और जब बिल्कुल ऐसा लगा कि अब भगत सिंह कोश्यारी मानेंगे ही नहीं और यहाँ पर 9 जो खाली सीटें हैं एमएलसी की उनके लिए संस्तुति करेंगे ही नहीं, तो उद्धव ठाकरे ने सीधा फ़ोन मिलाया नरेंद्र मोदी को और कहा कि ये अतार्किक बात है और आप अगर चाहें तो यहाँ पर चुनाव की ज़रूरत नहीं है। 9 सीटें हैं, 9 कैंडिडेट पर्चा भरेंगे और सब के सब निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे, तो चुनाव ही नहीं होगा और कोरोना काल में जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन भी नहीं होगा। और इस एक फ़ोन के बाद ही कोश्यारी ने तुरंत से चुनाव आयोग से संस्तुति कर दी 9 की 9 सीटें को, और अपनी जो डेडलाइन थी 28 मई की, उससे 10 दिन पहले उद्धव ठाकरे बन गए एमएलसी और वो चुन लिए गए विधान परिषद सदस्य और अब आराम से वो चीफ मिनिस्टरशिप चला रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का सॉफ्ट कॉर्नर उद्धव ठाकरे के साथ पहले से ही स्पष्ट है कि उद्धव ठाकरे को वो ज़्यादा निशाने पर नहीं रख रहे हैं। उनका जो मुख्य टारगेट है वो शरद पवार एंड पार्टी ही बने हुए हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। तो अब अगर ममता बनर्जी का जो विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव है वो संसद से पास नहीं होता है, तो क्या ममता बनर्जी भी नरेंद्र मोदी को फ़ोन करेंगी या बीजेपी से आग्रह करेंगी कि भाई इसे संसद से पारित कराओ क्योंकि लोकसभा में आपकी मेजॉरिटी है तो आप इसे पास कराइए? क्या ऐसा होगा? ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन टीएमसी ने इसका जो प्लान बी है वो अपना तय कर लिया है कि अगर हमको विधायक बनने का मौका नहीं मिलता है ममता बनर्जी को, तो हम सीधे सिंपल तरीके से
ममता बनर्जी 2 दिन पहले इस्तीफा दे देंगी और फिर से दोबारा शपथ ग्रहण कर लेंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये मामला पूरा दिलचस्प होने जा रहा है और पार्लियामेंट सेशन के दौरान भी ये मुद्दा जरूर उठने वाला है। इस मुद्दे को लेकर हमारी नज़र लगातार इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल को लेकर मैंने लंबी चौड़ी सीरीज बनाई हुई है। अगर आपको मेरे पश्चिम बंगाल से संबंधित वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अक्सर लाइव रहता हूं और लाइव रहने के लिए, लाइव जब मैं रहता हूं तो आपको मुझसे अगर लाइव जुड़ना है तो इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए या सुपर चैट के माध्यम से बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लें और देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। हाय, दिस इज ज़ारा खान और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनका आर्टिकल पढ़ के हमेशा बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द वे ही आर्टिकुलेट्स देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू हिज चैनल एंड hit the bell icon.